वीडियो जीएसटी आईएमएस के ऊपर है। एक कंपनी के साथ में प्रैक्टिकली डिस्कस करने के बाद में क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस वीडियो के अंदर बताया गया है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल आईएमएस और उसके एक्शन बता देने से शायद आईएमएस का पूर्ण ज्ञान तो आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको नहीं आएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईएमएस से क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर स्टेप्स की बात करूं तो नॉर्मल सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। एज ए रेसिपिएंट वो मेरे आईएमएस में आएगी। फिर आईएमएस से जीएसटीआर 2B कैलकुलेट होगी और जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B की आईटीसी आएगी। आईएमएस में एक्शन होंगे जो कि एक्शन रेसिपिएंट के द्वारा लेने के बाद में अब सप्लायर को भी वो एक्शन दिखाई देंगे। ध्यान रखिए कि आईएमएस के अंदर क्रेडिट नोट को आप पेंडिंग नहीं रख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब क्रेडिट नोट पर एक्शन लेना मैंडेटरी हो गया है। इनवॉइस पर एक्शन लेने का कोई भी मैंडेटरी जैसा कोई भी रूल नहीं है, ऑप्शनल रख सकते हैं। अब इसका एक एक्शन की बात करते हैं, रिजेक्ट। मैं जीएसटी टीम में काम कर रहा हूँ, मैं किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कैसे करूंगा और कब करूंगा। फ्रेंड्स, किसी भी बड़ी कंपनी का अगर एक प्रोसेस समझें तो सबसे पहले एक परचेज ऑर्डर बनता है। उस परचेज ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट आती है वो एक स्पेसिफिक प्लेस से आती है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से आती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट से एक रिक्वायरमेंट है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए, उसके लिए पीओ जनरेट होता है। पीओ जनरेट होने के बाद में परचेज टीम जो है परचेज करती है माल को। फ्रेंड्स, जो माल आता है वो उस प्लांट पे आ रहा है, अकाउंटिंग टीम उससे रिलेटेड इनवॉइसेस को बुक करती है। बात आती है जीएसटी टीम के पास में उस इनवॉइस का रिकंसिलिएशन करने के लिए। फ्रेंड्स, एक ऐसी इनवॉइसेस आ रही है जिसका अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुआ है। क्या जीएसटी टीम इसको रिजेक्ट कर देगी? रिजेक्ट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? रिजेक्ट का ऑप्शन कब आएगा मेरे पास में? फ्रेंड्स, रिजेक्ट का ऑप्शन तो सेम पीरियड में मैं कितनी भी इन्वॉइसेस आए उसको मैं एज ए जीएसटी पर्सन, मुझे पता ही नहीं है कि वो इन्वॉइस का गुड्स आ चुका है, उसका पीओ बन चुका है, उसकी परचेजिंग टीम ने परचेज ऑर्डर दिया है, अकाउंटिंग टीम ने अकाउंटिंग की है कि नहीं की है। मैं पहले तो अकाउंटिंग टीम से लाइजनिंग करूंगा। अब होता क्या है कि ये सब चीजें जीएसटी टीम जो रिकंसिलिएशन करती है, ये रिकंसिलिएशन करती है 11-12 तारीख के आसपास में। इस तारीख के आसपास आइडियली तो सारी बुकिंग हो जानी चाहिए, बट होते हैं बड़े बड़ी कंपनीज में कि इन्वॉइसेस नहीं आई है, जीआरएन का इशू हो रहा है, पीओ का इशू हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। तो इस केस में जीएसटी टीम किसी भी इन्वॉइस को, जो मेरा ओपिनियन है, वो कभी रिजेक्ट ही नहीं करेगी। तो ये जो रिजेक्ट वाला ऑप्शन है ना इन्वॉइस के केस में, तो कभी अपफ्रंट काम नहीं आएगा। ये काम कब आएगा? जब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उससे रिलेटेड इन्वॉइस से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर इंटरनल टीम को भेजा जाएगा कि वाकई में हमने इससे माल खरीदा था, नहीं खरीदा था। उसके बाद में रिजेक्ट किया जाएगा। फिर भी इसको एक्सेप्ट करके मेरे ओपिनियन के हिसाब से 3B में टेम्परेरी रिवर्सल या परमानेंट रिवर्सल करना ज़्यादा उचित रहेगा कि रादर देन कि अपफ्रंट इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। फ्रेंड्स, अब बात आती है डॉक्यूमेंट टाइप क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, जैसे कि मैंने बोला कि सब जो रेसिपिएंट है उसको पेंडिंग वो नहीं रख सकता, इधर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब इस क्रेडिट नोट का एक इम्पैक्ट देखिए। सप्लायर ने एक क्रेडिट नोट इशू किया 100 रुपीज़ का, जिसका जीएसटी अमाउंट था 18 रुपये। रेसिपिएंट के पास आया 100 रुपीज़, वो जीएसटी रिवर्सल करेगा 18 रुपये। इसको एक समझिए आप इन प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकल वे में जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को 100 रुपीज़ ही देने वाला है। तो ये जीएसटी 18 रुपये का है। ये क्या करेगा? सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम करेगा और रेसिपिएंट अपनी रिवर्सल को कम करेगा। फ्रेंड्स, हर एक पर्सन का अपना अकाउंटिंग अलग अलग होता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जीएसटी के अंदर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सप्लायर इशू करता है, लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो जो रेसिपिएंट होता है ना, वो खुद ही जो है, माल अगर डैमेज हो गया, सेल्स रिटर्न करना है, तो वो वेट नहीं करेगा कि सप्लायर उसको क्रेडिट नोट दे। वो एज ए अकाउंटिंग पर्सन वो तो ऑटोमेटिकली वेंडर को डेबिट कर देता है। वेंडर को जब डेबिट करता है तो उससे रिलेटेड जीएसटी आए रिवर्सल भी कर देता है। तो ये जो क्रेडिट नोट आ रहा है, ये मैंने जो जितना भी देखा है, एज ए रेसिपिएंट इस क्रेडिट नोट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। ये रिजेक्ट करेगा तो इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी वापस बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर डिस्प्यूट होगा
क्योंकि इसने जो है वो ऑलरेडी जीएसटी रिवर्सल कर चुका है। अब ये बात अलग है कि उसको आप 3B में रिवर्सल मत करो और वो सब करो, लेकिन एज ए अकाउंटिंग पर्सन और जीएसटी टीम, मैंने बोला ना कि दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन वो डिस्प्यूट होगा। प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल। ये बोलना बहुत अलग, बहुत ईजी है कि उसको 3B के टाइम पे टेक कर कोई नहीं करेगा, जीएसटी पर्सन इसको डायरेक्ट रिवर्सल करेगा, क्योंकि उसके पास में इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। रेसिपिएंट जो 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 अकाउंटिंग टीम रिवर्सल कर रही है वो जेवी के थ्रू कर रही है ना, उसको कोई इनवॉइस नंबर है ना कोई क्रेडिट नोट है। तो यहाँ पर ये, तो अभी मेरे मेरे अकॉर्डिंगली जो आईएमएस आने के बाद में सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आएगा वो क्रेडिट नोट के लिए। इसके लिए मुझे लगता है कि अब कंपनी कमर्शियल क्रेडिट नोट का सहारा लेगी। जैसे कि मैंने बोला कि रेसिपिएंट 100 रुपीज़ का पे करने वाला है और सप्लायर को 100 होगा। यहाँ पर 80 रुपीज़ जो है कोई अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा, कोई इनपुट को। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट का मेरा मतलब है कमर्शियल का, कि सप्लायर 118 रुपये से इनवॉइस इशू, क्रेडिट नोट इशू करेगा और रेसिपिएंट 118 रुपये का पेमेंट करेगा। ये यहाँ पर 118 रुपये का पेमेंट करने के बाद में उसको 18 रुपये रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्सल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिवर्सल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट को जो है इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है प्रैक्टिकल सिनारियो में। अब अकाउंटिंग कैसे कैसे इम्पेक्ट करेगी वो देखने वाला है। तीसरी बात आती है पेंडिंग। अब पेंडिंग क्यों है? जैसे मैंने बोला कि अब इसमें एक बेनिफिट हो सकता है आईएमएस आने के बाद में। अभी क्या करते थे हम, एक्सेल में मेंटेन करते थे कि हमारी कितनी इनवॉइसेज है जो हमने इस मंथ में नहीं ली, नेक्स्ट मंथ में फिर उसको देखते थे, जीएसटी टू बी से रिकंसिलिएशन करते थे। ये लिस्ट जो है वो हमको आईएमएस में मिल जाएगी कि आपकी कितनी इनवॉइसेज है पेंडिंग, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपने कितनी इनवॉइसेज है जिसका एटीसी नहीं है। आप एक्सेल में भी मेंटेन करते हो, किसी ईआरपी को यूज कर रहे हो वहां पर भी, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और जैसे जैसे हमारे एटीसी लेने की जो डेट है, ड्यू डेट है, उसके नजदीक हम पहुंच रहे हैं, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि कितनी हमको लेनी है। तो ये पेंडिंग लिस्ट ऐसी हो गई जो कि जीएसटी टू बी में दिख रही है, और एक पेंडिंग लिस्ट होती है कि जो हमारे अकाउंटिंग में दिख रही है, स्टिल जीएसटी टू बी या आईएमएस में नहीं दिख रही है। फ्रेंड्स, तो मैं इसको नटशेल में बोलूं, आईएमएस क्या कर रहा है, जीएसटी वन से डेटा लेके आ रहा है, तो वो तो टू ए भी लेके आता था। टू ए भी क्या बोलता था कि जैसे ई इनवॉइस जनरेट हुआ T+2 डेज में टू ए में डेटा आ रहा है। आईएमएस एक और बोलता है कि अगर कोई सप्लायर अपनी जीएसटीआर वन में इनवॉइसेस सेव कर रहा है तो वो भी आएगा। तो कितने ऐसे सप्लायर हैं जो अपनी इनवॉइसेज जैसे ही बनती है उसको जीएसटी पोर्टल पर करते हैं? आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई सप्लायर होगा। सब 7 8 9 को एक साथ ही करते हैं इनवॉइसेज अपनी जीएसटीआर वन में, तो वो टू ए भी करता था। फ्रेंड्स, अब आईएमएस बोलता है कि इसमें एक्शन लो जो टू बी में आएगा। जेस्टर टू ए जो है वो मेरे को मंथली रिपोर्ट देता था, मैं उसके बेसिस पर खुद ही जज कर लेता था कि मेरा कौन सा इन्वॉइस मेरे से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। और फिर उसके बेसिस में मैं टू बी में मेरे को वापस से रिकन्सिलेशन करने की जरूरत नहीं होती थी। ये देखना होता था कि टू बी में कोई एडिशनल इन्वॉइसेज आ रही है कि नहीं आ रही। आईएमएस कहता है कि इसमें सब सेव भी इन्वॉइसेज आएगी और फाइल्ड भी इन्वॉइसेज आएगी, लेकिन जो टू बी का क्राइटेरिया है, आईएमएस से टू बी में उतनी ही इन्वॉइसेज आएंगी। तो अगेन वही बात हो गई कि जो टू ए में है सेम आईएमएस में आ रहा है। अब बस आईएमएस में क्या इन्होंने बोल दिया कि आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन भी किस पे लेना है? अगर आप, मैंने जैसे बोला कि मेरे को इनवॉइस पे रिजेक्ट वाला एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, हाँ पेंडिंग हो सकता है और एक्सेप्ट तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट नोट में जरूर है कि एक चेंजेस हुआ है, बट ये चेंजेस जो है ना आपकी अकाउंटिंग को इम्पेक्ट करेगा। रिजेक्ट वाला जो है अपफ्रंट कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है एज ए जीएसटी टीम कि वो माल को ऑर्डर दिया हुआ भी है कि नहीं है, उसकी अकाउंटिंग एंट्री मिस हो गई है या पेंडिंग है या किसी रीजन से। तो ये जो रिजेक्ट वाला ऑप्शन है ये बहुत खतरनाक है और ये यूज भी नहीं करेगा कोई फर्स्ट टाइम में। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसको समझना पहले पड़ेगा, रादर देन कि 3 4 फैंसी वर्ड की आईएमएस, एक्शन, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, क्रेडिट नोट, ऐसे फैंसी वर्ड को समझ के आईएमएस के बारे में सोचना। अपने कंपनी के अंदर अपनी अकाउंटिंग को पूरा देखिए और प्रोसेस समझिए कि आपकी इनवॉइसेज जब आप एज ए जीएसटी पर्सन आपके पास रिकंसिलेशन आता है, तो उससे पहले वो जो प्रोसेस है, उस इनवॉइस का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर है। क्योंकि जो आपका पेंडिंग वाला ऑप्शन है ना, आई एम श्योर कि आप भी अभी भी आज भी आप यही करते हो, उसको इंटरनल टीम के साथ में पहले भेजा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, देन एकदम लास्ट में ये रिजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।